हेलो फ्रेंड्स, आज हम विज्ञान विषय की पाठ योजना के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ योजना एक फॉर्मेट पे बनता है, तो उसी फॉर्मेट के आधार पर ये पाठ योजना बना है। तो इस पाठ योजना बनाने के से पहले हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले जो लिखना होता है विज्ञान पाठ योजना। आपका जो भी पाठ योजना है 1, 2, 3, 4 वहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये हमारी पाठ योजना 2 है। उसके बाद हम उसमें छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम लिखते हैं। जब लिख जाता है तो उसके बाद हम जिस भी विद्यालय से अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं उस विद्यालय का पूरा नाम लिखा जाता है। उसके बाद एक टेबल बनाया जाता है जिसके अंदर जो है ये पॉइंट्स होते हैं: दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि। उसके बाद हम प्रकरण पे जाते हैं। प्रकरण, चूंकि आज हमारा प्रकरण है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, तो यानी कि ये बायोलॉजी का प्रकरण है जिसे हम जीव विज्ञान भी कहते हैं। तो यहाँ उप विषय में जो है हम उप विषय में जीव विज्ञान लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे प्रकरण। प्रकरण क्या होता है? प्रकरण है हमारा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। इसके बाद हम विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जब लिख लेते हैं तो फिर हमारा नंबर आता है सामान्य उद्देश्य का। हर लेसन प्लान का अपना एक सामान्य उद्देश्य होता है, तो सामान्य उद्देश्य सारे लेसन प्लान में एक ही रहता है, ठीक है। तो सामान्य उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? सामान्य उद्देश्य ये होते हैं जो कि हमारा चार सामान्य उद्देश्य लिखे हैं मैंने, जिसमें से पहला है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना। तीसरा, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना। और चौथा है छात्रों की अवलोकन क्षमता को विकसित करना। सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद जो नंबर आता है वो है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य क्या है? विशिष्ट उद्देश्य को हम 3 तरह से परिभाषित करेंगे। पहला है ज्ञानात्मक विशिष्ट उद्देश्य। ज्ञानात्मक विशिष्ट उद्देश्य है, तो ज्ञानात्मक विशिष्ट उद्देश्य जिसके अंतर्गत हम लिखते हैं इसमें छात्र विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, उनको इसके बारे में यानी कि जानकारी प्राप्त होगी। बोधात्मक उद्देश्य क्या होता है? इसमें छात्र सभी प्रकार के जीव जंतुओं की व्याख्या कर सकेंगे। जब उन्हें ज्ञान होगा तभी तो व्याख्या कर पाएंगे। बोध होगा, ज्ञान के बाद बोध होगा, तो क्या कह रहे हैं हम इसमें? छात्र सभी प्रकार के जीव जंतुओं की व्याख्या कर सकेंगे। जो तीसरा उद्देश्य है वो है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य यानी कुछ करना है इसके लिए, तो इसमें क्या होता है उद्देश्य? इसमें छात्र विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में प्रयोग कर सकेंगे, यानी कि कुछ एक्टिविटी कर सकेंगे। उसके बाद जो अगला नंबर आता है वो है सहायक सामग्री का। तो सहायक सामग्री वही जो क्लास में पढ़ाते समय जो भी चीज़ें हमारे लिए आवश्यक होती हैं, जैसे कि जिसमें हम लिखते हैं कक्षा उपयोगी शिक्षण सामग्री, चार्ट, पेपर, डस्टर आदि जो होती हैं हमारी सहायक शिक्षण सामग्री है। उसके बाद जो है जब ये सारी चीज़ें, ये तो सहायक सामग्री हो, उसके बाद हम जब क्लास में जाते हैं और हमें पढ़ाना होता है, तो हम जब बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम जो भी प्रकरण ले रहे हैं वो छात्रों को उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। तो चूँकि आज का हमारा प्रकरण है जीव जंतुओं के बारे में, जीव जंतु के बारे में पढ़ना है, तो हमारा टॉपिक भी यही है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। तो हम ये मान के चलेंगे तो उसमें हम सीधे सीधे लिखते हैं कि छात्रों को विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में सामान्य जानकारी है। पूर्व ज्ञान के बाद जो है अगला नंबर हम बनाते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न ये बहुत सिंपल, ये आप लोगों ने सूक्ष्म शिक्षण में भी पढ़ा होगा कि किस तरह से प्रस्तावना प्रश्न तैयार किया जाता है। तो प्रस्तावना प्रश्न 4 से 5 तरह के प्रश्न तैयार होते हैं प्रस्तावना में। तो हमारा पहला प्रश्न है छात्राध्यापिका, और दूसरा को हम एक कॉलम में भी एक टेबल बनता है जिसमें एक और छात्राध्यापिका का कथन होता है और दूसरी तरफ जो होता है छात्र का कथन होता है। तो छात्राध्यापिका प्रश्न पूछती है कि हमारे आसपास कैसी वस्तुएं पाई जाती हैं। तो छात्र क्या उत्तर देगा कि हमारे चारों ओर सजीव तथा निर्जीव दोनों तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं। तो अब छात्राध्यापिका अगला प्रश्न पूछती है सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं। तो सजीव यानी कि जिसमें जीवन हो। तो छात्र उत्तर देता है कि वह वस्तुएं जिसके अंदर जीवन होती हैं उसको हम सजीव वस्तुएं कहते हैं, या जीवित वस्तुओं को कहते हैं सजीव वस्तुएं। फिर तीसरा क्वेश्चन फिर छात्राध्यापिका, चूँकि जो प्रस्तावना प्रश्न होता है यहाँ आगे पीछे होते रहते हैं, क्योंकि जो दूसरा आंसर होगा उसी आंसर से ही प्रश्न बनता है। तो जैसे इसमें छात्र ने उत्तर दिया कि सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं, यानी कि सजीव वस्तु यानी कि जो जिसके अंदर जीवन है। अब हमने कहा जो सजीव वस्तुएं उनके कौन कौन सी सजीव वस्तुएं होती हैं उनके नाम बताइए। तो कौन कौन सी वस्तुएं सजीव हैं? तो गाय, घोड़ा, बकरी, मनुष्य, चूहा आदि।
ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गाय, मनुष्य और चूहा में किस प्रकार की भिन्नता होती है। अब हमें जानना है कि किस तरह की भिन्नता होती है, क्या सभी एक जैसे होते हैं, सभी एक जैसे दिखते हैं। तो यहीं पे छात्र जो है मौन हो जाएगा। तो हमारे लिए ये एक यानी कि छात्रों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई। तो जैसे ही छात्र के लिए समस्या उत्पन्न होती है, छात्र मौन हो जाता है, वही हमारा की प्रकरण हो जाता है। तो उसी को उद्देश्य हम वहीं से हम अपना उद्देश्य उठाएंगे और उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन हम क्या लिखेंगे कि बच्चों, आज हम लोग विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद जब ये हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं। प्रस्तुतिकरण करने में एक बहुत बड़ा टेबल बनता है। टेबल कैसे, उसमें कई खाने होते हैं। तो 5 खाने कम से कम होते हैं, 5 खाने, जिसमें पहला खाना होता है क्रम संख्या का। इसमें जो पहला खाना होगा क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्यापिका कथन, चौथा छात्र का कथन और 5वां होता है श्यामपट्ट कार्य। अब इसी के अंदर हमें सारी चीज़ें भरनी होती हैं। अपना पूरा जो प्लान होता है, जो भी चीज़ें हमें पढ़ाना है, जो भी शिक्षण कार्य करना है, हम इसी प्रस्तुतिकरण के अंदर लिखते हैं। तो हमारा पहला प्रशिक्षण बिंदु है विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का वर्गीकरण। किस आधार पे, उनके वास स्थान के आधार पर, यानी कि कहाँ पे वो निवास करते हैं, कहाँ पे रहते हैं। ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु है। तो हमने क्या किया, प्रश्न पूछा छात्रों से कि अपने परिवेश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के नाम बताइए। तो छात्र क्या उत्तर देंगे, कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, गाय, कुत्ता, बकरी, मनुष्य, चूहा, चिड़िया, मछली आदि, ये सारे जीव जंतु जो होते हैं हमें पाए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर छात्र टीचर जो है अगला प्रश्न पूछेगा कि विभिन्न जंतुओं का वर्गीकरण उनके वास स्थान के अनुसार कीजिए। अब वर्गीकरण तो उन्हें नहीं करने आएगा, तो वहाँ पे छात्र क्या हो जाएंगे, वहाँ पे छात्र जो है मौन हो जाएंगे। मौन हो जाने के बाद अब टीचर जो है उस क्वेश्चन का जो है प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करेगी। कैसे प्रस्तुत करेगी, स्पष्टीकरण कैसे देगी, तो वो उसका स्पष्टीकरण देखिए ऐसे देगी। स्पष्टीकरण उसका सेम, उसका क्वेश्चन का हम सेम स्पष्टीकरण लिखेंगे कि वास स्थान के आधार पर जंतु का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। वास स्थान के स्थान पर, वास स्थान यानी कि कहाँ रहते हैं जीव जंतु, तो जीव जंतु कहाँ रह सकते हैं, हवा में पाए जा सकते हैं, जंगल में रह सकते हैं और तालाब में यानी कि पानी में रह सकते हैं। हवा में यानी कि हवा में रहने वाले कौन कौन से जंतु हैं, तोता, चिड़िया, उल्लू, बाज, चील आदि जो होते हैं ये हवा में रहने वाले जीव जंतु होते हैं। जंगल में पाए जाने वाले कौन कौन से जानवर हैं, शेर, बाघ, हिरण, मनुष्य आदि जो हैं ये जंगल में रहते हैं, या फिर किसी रेजिडेंशियल एरिया जो वहाँ रहते हैं मनुष्य रहता है जैसे। तीसरा तालाब यानी कि पानी, जंगल के लिए हम आप ये भी ले सकते हैं कि ज़मीन पे रहने वाले जंतु, ठीक है, ज़मीन पे रहने वाले जंतु। फिर तीसरा है तालाब में पाए जाने वाले जंतु, तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जो भी जाहिर से आपको पता है कि मछली, मेढक, सर्प, कछुआ आदि। तो ये जो स्पष्टीकरण है ये टीचर जो अपने मुँह से बोल के देता है, लेकिन केवल बोलने से तो काम चलेगा नहीं भाई, छोटे बच्चे हैं। तो हमें उन बच्चों के लिए जो है वो चीज़ों को, जो मेन चीज़ें हैं, हमें उस चीज़ों को ब्लैक बोर्ड पे भी लिखना होगा। तो जैसे मैंने कहा कि वास स्थान पे जो निवास करने वाले जंतु हैं उनको कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, तो उनको वास स्थान के आधार पर उनका वर्गीकरण 3 भागों में किया जा सकता है। पहला बगीचा, दूसरा जंगल, तालाब। बागीचे का लेना मतलब, बागीचे यानी कि हवा से मतलब है, एरियल हवा में रहने वाले, जंगल मतलब ज़मीन पे रहने वाले, और तालाब मतलब पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु, ठीक है। उसके बाद जब ये बता देंगे तो फिर दूसरा क्वेश्चन है उसी के आधार पे कि आकार के आधार पर जंतु का वर्गीकरण, ठीक है। तो आकार के आधार पर जंतु का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, छात्र क्या होंगे यहाँ पे मौन हो जाएंगे। तो टीचर क्या है, शिक्षक क्या है, यहाँ पे स्पष्टीकरण देगी कि हमारे परिवेश में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। हमारे परिवेश में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जिनका वर्गीकरण निम्नलिखित कर सकते हैं। तो कैसे, ये हम चूँकि आकार की बात कर रहे हैं तो बड़ा आकार हो सकता है, छोटे जीव के जंतु हो सकते हैं और सूक्ष्म जीव के जंतु हो सकते हैं। ये 3 तरह के जीव होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सेम चीज़ हम श्यामपट्ट पे भी लिखेंगे कि आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, बड़ा जीव, छोटे जीव और सूक्ष्म जीव। तो अब हम डिफाइन करेंगे, उसको बताएंगे, परिभाषित करेंगे कि भाई कैसे, बड़ा जीव का क्या मतलब है। तो बड़ा जीव किसे कहेंगे कि बड़ा जीव क्या है, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा आदि जंतु बड़े जीव में आते हैं। हाथी स्थल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जंतु है, जबकि ब्लू व्हेल समुद्र में पाए जाने वाला जंतु है।
ठीक है। इधर हम श्यामपट्ट पे दूसरे साइड में जो है हम वो भी लिख के दिखाएंगे कि हाँ देखिए जो है यहाँ पे हाथी घोड़ा कुत्ता वगैरह जो है ये बड़े जीव हैं। ठीक है। फिर उसके बाद छोटे जीव कौन कौन से, वो जीव जो आकार में छोटे होते हैं, छोटे जीव जो कहलाते हैं, जैसे कि चींटी, मच्छर, धूनपाई आदि। ठीक है। और साथ ही साथ श्यामपट्ट पे भी हम लिख देंगे कि चींटी, मच्छर आदि। फिर तीसरा प्रकार है सूक्ष्म जीव का। तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जा सकने वाले जीव को क्या कहेंगे, जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। इसका उदाहरण क्या है, जीवाणु, विषाणु, अमीबा आदि। इस चीज़ को हम श्यामपट्ट पर भी लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद हम प्रश्न पूछेंगे, बोधात्मक प्रश्न पूछा जाता है बच्चों से। तो प्रश्न जो हम पढ़ाए हैं उसी प्रकरण से पूछेंगे। तो बोधात्मक प्रश्न है, कुछ बड़े जीवों के नाम बताइए। तो प्रश्न का उत्तर तुरंत जो है छात्र उत्तर देगा कि घोड़ा, हाथी, गाय आदि। फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि सूक्ष्म जीवों को कैसे देख सकते हैं। तो छात्र उत्तर देगा सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। ठीक है। अब हम तीसरा शिक्षण बिंदु देखते हैं। तीसरा शिक्षण बिंदु है आकृति के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो इसमें सिर्फ आपसे छात्राध्यापिका प्रश्न पूछती है छात्रों से कि आकृति के आधार पर जंतुओं के वर्गीकरण को कैसे करेंगे। अब छात्र क्या है यहाँ पे मौन हो जाएंगे। तब छात्र जो है स्पष्टीकरण, छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण देगी कि सभी जंतुओं की आकृतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे कि केचुआ तथा सांप बेलनाकार होते हैं। मछली कैसी होती है, नौकाकार होती है। पैरामीशियम जो होती है चप्पल के आकार की होती है, जबकि तारा मछली जो होती है वो तारे के आकार की होती है। ठीक है। और इसको हम श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देंगे कि आकृति के आधार पर किस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है कि ये बेलनाकार होते हैं, नौकाकार होते हैं, चप्पल के आकार के होते हैं और तारा के आकार के होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड भी बोधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। क्या है कि प्रश्न पूछ दिया छात्राध्यापिका ने कि बेलनाकार आकृति वाले जंतु का नाम बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सांप, केचुआ आदि। उसके बाद हमारा चौथा शिक्षण बिंदु आता है भोजन की आदत के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण ये प्रश्न पूछेगी छात्राध्यापिका कि आप कैसे करेंगे। तो छात्र यहाँ मौन हो जाएंगे। फिर छात्राध्यापिका इसका स्पष्टीकरण देगी। कैसे देगी स्पष्टीकरण, मतलब इसको हमें यहाँ बोल के बताना है छात्र को। ये चीज़ जो है, जो भी आपका स्पष्टीकरण वाला पार्ट है, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छात्राध्यापिका वाला पद है पार्ट, वो कथन के रूप में है। छात्राध्यापिका उसको बोलती है मुँह से। और जो श्यामपट्ट कार्य के लिए है, जो कि ये पार्ट है, ये श्यामपट्ट का पार्ट है और इस पर जो इसको लिखा जाता है। ठीक है। तो स्पष्टीकरण देगी। जैसे कि क्वेश्चन हमने पूछा कि भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कीजिए। तो छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण क्या देगी, भोजन के आधार पर जीव जंतुओं में भिन्नता पाई जाती है। भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। शाकाहारी जो जंतु केवल पादप तथा पौधे खाते हैं। दूसरा मांसाहारी जो जंतु तथा अन्य जंतुओं को खाते हैं। और सर्वाहारी जो ऐसे जंतु जो पौधे और जंतुओं दोनों को खाते हैं। साथ ही साथ इसके बारे में वो श्यामपट्ट पे भी लिख दिया जाएगा कि 3 भागों में बांटा गया भोजन के आधार पे, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है। उसके बाद फिर वही बोधात्मक प्रश्न का नंबर आता है। तो बोधात्मक प्रश्न में फिर पूछेंगे, छात्राध्यापिका पूछती है कि भोजन के आधार पर जंतु कितने भागों में बांटा गया है। तो छात्र उत्तर दे देगा 3। और आप फिर पूछ सकते हैं कि कौन कौन से उन तीनों के नाम बताइए। तो आप कह सकते हैं कि कौन कौन से हैं तीनों आपके, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है। ये था आपका जंतुओं का वर्गीकरण, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का वर्गीकरण चैप्टर का नाम था। ठीक है। अब हमारा नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम जो है सीधे सीधे वही जो भी हम पढ़ाए रहते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जंतुओं का वर्गीकरण वास स्थान के आधार पर कीजिए। दूसरा भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कीजिए। और तीसरा आकृति के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। उसके बाद अगला कॉलम बनता है, अगला जो है वो है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में जो हमें लपेट श्यामपट्ट मिलता है उसको हम क्या करते हैं कि उसका हम उसको हम पहले से ही घर से बना के ले जाते हैं लपेट श्यामपट्ट पे। तो इसमें हम लिख लेते हैं कि जीव जंतु का वर्गीकरण हमने क्या किया है, 4 पार्ट में किया है। वास स्थान के आधार पर, आकार के आधार पर, आकृति के आधार पर और भोजन के आधार पर। अब वास स्थान के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है, जल, थल, वायु। आकार के आधार पर बड़ा, छोटा, सूक्ष्म। आकृति के आधार पर गोलाकार, सर्पिलाकार।
बेलनाकार और तारे का आकार, और भोजन के आधार पर शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ठीक है, ये हो गया श्यामपट्ट कार्य। उसके बाद नंबर आता है गृह कार्य का। तो गृह कार्य जरूर देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो इसमें गृह कार्य में आप एक क्वेश्चन भी दे सकते हैं, 2 क्वेश्चन भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बच्चे को कि भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कीजिए और उसे याद करके आना है। ठीक है, ये है लेसन प्लान 2, जंतुओं का वर्गीकरण। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।